जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए GK GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास को हम बहुत दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो है आज इसका 13वां दिन है। और इसमें हम जो है तो GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो जो SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हों। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो ये क्वेश्चन है 11 सितंबर 2024 शिफ्ट थर्ड में जो SSC CGL ने एग्जाम में अपने पूछे थे GK GS के क्वेश्चन, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना किसी देरी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ 2 मिनट रुक जाइएगा। ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जिसने फ्लोजिस्टम सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो दहन के सिद्धांत को इसने विकसित किया है और जो फ्लोजिस्टन सिद्धांत है इसको अस्वीकार किया है। तो किसने किया है? एंटोनी लेवोजिए, रॉबर्ट बॉयल, फ्रेडरिक वॉलर या जोहान बेकर। तो ये जो किया था, तो दहन का जो सिद्धांत है तो ये विकसित किया था एंटोनी लेवोजिए ने। किसने? एंटोनी लेवोजिए ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलन के नियम से हमारा क्या अभिप्राय है? तो देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी SSC CGL पूछता है। यहाँ पर आप सिर्फ ये सोच कर न जाए कि इजी पूछेगा, बेटा वो वहां पर जाकर है ना आपकी हवाइयाँ भी उड़ा सकता है। तो एलन के नियम से हमारा क्या अभिप्राय है, पहले हम इन सबको पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे इस पर। तो सारे के सारे पहले पढ़ लेंगे और इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है जिसका राइट आंसर है, ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि गर्मी का नुकसान कम से कम हो। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो ये है ऑप्शन डी, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था? तो ये किया था ब्रिटिश संविधान ने। कौन सा? ब्रिटिश संविधान। अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की, एक एक सारी चीज मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से अगर हम बात करें, एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ से एकल नागरिकता ली गई है। क्या? एकल नागरिकता। और बाकी सारी चीजें जो हैं जहां से ली गई हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर आयरिश संविधान से हम बात करें तो यहाँ से क्या लिया गया? यहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अमेरिका से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और कनाडाई संविधान से संघ एंड राज्य सूची, ये कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। और हमारा जो संविधान, हमारे संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? हमारा संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसको 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप इनको नोट जरूर करेंगे और जैसे ही वीडियो खत्म होती है आप छोटा सा एक रिकैप लेंगे ताकि आप जो है रिवाइज कर सकें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा देगा ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो कौन सी परिभाषा है जो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो देखते हैं। तो पहले हम इन सबको पढ़ेंगे, तो सबको पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है इसका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
माइक्रो फाइनेंस बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है। तो ये जो है परिभाषा जो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे इन्होंने लगभग 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नियों का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में डैश को नियुक्त किया था। तो 2022 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 2022 में राष्ट्रपति कौन थे? तो 2022 में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे रामनाथ कोविंद। लेकिन आज के टाइम पर कौन है? तो आज के टाइम पर जो हमारे वर्तमान तत्कालीन राष्ट्रपति हैं ये कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने जो है उपराज्यपाल को नियुक्त किया था। कौन था उपराज्यपाल? वो तो ये थे विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना जो है तो ये 2022 में उपराज्यपाल बने थे दिल्ली के। और आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में भी दिल्ली के उपराज्यपाल अभी भी कौन है? ये है विनय कुमार सक्सेना। अब एक चीज बताएंगे आप कि जो मुख्यमंत्री है, अभी मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, सीएम बनी है दिल्ली की। तो दिल्ली की सीएम बताइए आप, दिल्ली सीएम कौन बनी है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। पहले अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन इस बार वो जो है तो ये फिर उसके बाद आतिशी बनी। इस बार वो हार गए अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अब बीजेपी की सरकार बनी है। तो बताइए इस बीजेपी की सरकार में दिल्ली में चीफ मिनिस्टर जो है ये कौन है? मुख्यमंत्री, चलिए बताइए। नेक्स्ट लेते हैं। कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में मैदान पर जो है ये 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 इस तरफ और 7 उस तरफ, ठीक है। कबड्डी तो आपने देखी होगी, हमारे देश में बहुत ज्यादा खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांतों में हुई थी? तो 1922 में हुई थी, फरवरी में हुई थी, तो हुई थी चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में स्थित उत्तर प्रदेश में आता है आज के टाइम पर। और जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, भीड़ ज्यादा थी। तो भीड़ ने क्या कुछ काम हो गया ऐसा, जिसके कारण जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई। और भीड़ ने हिंसक होकर जो है उसने पुलिस थाने पर जो है तो आग लगा दी। और जो पुलिस थाना था तो उसमें आग लगा दी, जिसके कारण जो है तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके साथ एक आम नागरिक, ठीक है, कॉमन मैन भी इसमें मारा गया था। यानी 23 लोगों की इसमें हत्या हुई थी। और इसी के कारण जो है तो फिर गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। फिर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 19 अगस्त 1942 में चालू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है तो गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा भी दिया था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था, उसी दिन यानी 8 तारीख को उन्होंने किया, 9 तारीख को जो है तो ये शुरू होना था। और उसी रात में यानी 9 तारीख की रात में जो है तो गांधी जी को उठाकर नजरबंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। फिर खिलाफत आंदोलन तो ये 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, सैयद ब्रदर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये दो भाई थे, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। फिर काकोरी कांड, तो काकोरी कांड जो है तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो है एक ट्रेन थी जो जिसको जो है इन्होंने लूटा था, जिसको काकोरी ट्रेन डकैती भी कहा जाता है। इसमें जो एचआरए के नेता थे, कौन थे? एचआरए के क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ नेता थे, जैसे अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, ठाकुर रोशन संघ, ये सब इसमें थे। और इन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। बाद में इन सबको पकड़ भी लिया गया था और उसके बाद जो है तो इनको फांसी भी दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये आधार था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। कौन सा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अब सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं मैं बताता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी से चौथी पूरी दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 1951 से
1956 फिर सेकंड 1956 से 61, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78, छठी 1980 से 85, सातवीं 85 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2007 से लेकर 12 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है तो ये कहाँ 2012 से लेकर 2017 तक चली। हमारे देश में कितनी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। और जो पंचवर्षीय योजना है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था कहाँ से, रूस से। कहाँ से, रूस से, यानी सोवियत संघ, जिसको हम पहले कहते थे क्या, सोवियत संघ। सोवियत संघ से इसका जो है कॉन्सेप्ट विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये हुआ था शुरू 1 मई 2000 में। कब? 1 मई 2000 में शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? हम सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब? 1954 में। और जब इसकी शुरुआत हुई थी ये एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से 3 लोग थे? एक थे सीवी रमन। कौन? सीवी रमन, इनको दिया गया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। फिर इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एंड थर्ड थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 लोगों को जो है तो पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1954 में। अब पूछा गया कि लता मंगेशकर को किस वर्ष से सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? तो लता मंगेशकर को जो भारत रत्न मिला था ये 2001 में दिया गया था, 2001 में। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरखान पाए जाते हैं? तो बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा या अलवर? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में जो है ये बरखान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की बेरोजगारी यानी सीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा उसका जो है तो रोजगार चलता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है, जैसे हम समझ लें पचमढ़ी गए। ठीक है, तो पचमढ़ी का जो सीजन है ये ठंडों में ज़्यादा नहीं चलता पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी फेमस है ठंडे स्थान के लिए, और यहाँ पर गर्मियों में पचमढ़ी लोग ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ पर ठंडों में तो उनका ज़्यादा कारोबार चलेगा नहीं, या फिर हिमालय ले लेते हैं तो गर्मी के टाइम पर या फिर ठंडों के टाइम पर जो भी सीजन रहता हो, तो उस सीजन के समय पर लोग जाते हैं जब उसका सीजन रहता है। लेकिन अगर जब सीजन ही नहीं है तो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी के टाइम पर लोग ऐसी ठंडी जगहों को तलाशते हैं, और गर्मी में थोड़ी समझ गए आप, जैसे पचमढ़ी में बता रहा हूँ तो पचमढ़ी, तो यहाँ पर ये बेरोजगारी कहलाएगी, ये मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि पचमढ़ी जो जाते हैं लोग, अगर हम भी जाएं तो पचमढ़ी कब जाएंगे? गर्मियों के टाइम पर। ठंडों के टाइम पर पचमढ़ी नहीं जाएंगे, गर्मियों के टाइम पर जाएंगे। तो इसलिए जो ऑफ सीजन हो गई तो बेरोजगारी कहलाती, कौन सी? मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी एक सीजन चल रही है, यानी गर्मियों में चली, ठंडों में नहीं चली, ठंडों में चली, गर्मियों में नहीं चली, ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर
नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1954 में हुई थी। कहाँ पर? 1954 में हुई थी और ये कहाँ पर? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पौष मेला एक अनूठा त्योहार मनाया जाता है? तो पौष मेला जो है तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों से भरे पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो कौन कौन से यात्री के अनुसार? तो ये यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है किस किस दरबार में था? इब्न बतूता जो है ये कहाँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसी ने ये बताया है कि दिल्ली के जो लोग हैं सुल्तान को गालियां देते थे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके काम कुछ ऐसे थे, इसने कुछ निर्णय या फैसले उसने ऐसे लिए जो कि बहुत ज़्यादा खराब थे। इसी के कारण जो है तो लोग जो है तो उनको गालियाँ अपशब्द यानी गालियों से भरे पत्र लिखते थे और इसी को दंडित करने के लिए इन्होंने जो है तो अपनी जो राजधानी है, इसने जो दिल्ली से राजधानी कहाँ पर? दौलताबाद यानी जिसको देवगिरी कहते थे, यहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी। फिर उसके बाद फिर से वापस दौलताबाद से ये वापस दिल्ली लेकर आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जो है तो पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो था लेकिन इसके जो फैसले थे तो ये फैसले कुछ ऐसे गलत फैसले लिए थे इसने, जिस कारण लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं हसन निजामी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर था। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलबरूनी जो है तो ये महमूद गजनवी के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जो कांचीपुरम साड़ियों को चुने हुए उत्पाद के रूप में पहचानता है? तो ये है चेन्नई सेंट्रल, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के मॉर्ले मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। जो मॉर्लिमेंटो सुधार 1909 का, इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। फिर इन्होंने विधान परिषदों की ताकत बढ़ाई, बिल्कुल सही है। और इसमें फिर सी है, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों की तीनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? तो देखिए हमारी दूरी कितनी है? तो दूरी है कितनी? 1.5 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर। फिर जो 5 के हर्ट्ज है इसको हम किलो हर्ट्ज की जगह कितने हर्ट्ज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर इसके बाद हम तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में दी है तो 6 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.006 मीटर। ठीक है, 0.06 मीटर। अब हमें क्या करना है? हमें समय का पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम गति पता करेंगे। गति इक्वल टू, देखिए इस तरीके से सीधा सीधा मैं कर देता हूँ। 5000 यानी जो तरंग आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य कितना है? 0.06। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये जाएगा 300 मीटर पर सेकंड। जो है ये आ गई क्या? ये आ गई गति। और फिर हमें बताना है क्या है? समय। तो समय हमें निकालना है। तो समय के लिए हम निकालेंगे, हमारी दूरी कितनी है? ये है 1500 मीटर और गति कितनी है? ये है 300 मीटर। तो जब हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस 5 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय यानी 5 सेकंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि पहले जो दूरी है, दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया, 1500 आ गया। फिर आवृत्ति दी गई है तो कितनी है कि 5 किलो हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में जब हम बदलेंगे तो 5000 आ जाएगा। और तरंग दैर्घ्य जो कि 6 सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.06 मीटर आ गया। फिर इसके बाद हमें पता करना है, तो देखिए सबसे पहले हम गति निकालेंगे। तो हर जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इसको गुणा करेंगे तो गति आ जाएगी। और फिर समय निकालने के लिए जो हमारी दूरी है उसको जो है तो गति से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। तो क्या आ गया आंसर? 5 सेकंड। क्या? 5 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? तो राज्य सरकार के कार्यों से संचालन है, यह है अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया को जो मिला था, ये मिला था 2000 में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो कि दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल या ड्यूज? तो वाइड बॉल, विकेट और नो बॉल जो है तो ये क्रिकेट से संबंधित, ड्यूज जो है तो ये किससे ये संबंधित है? ड्यूज संबंधित है टेनिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव प्रथम जिन्होंने सोने दीनार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग सॉरी के सिक्के जारी किए, एक डैश राजा थे। तो कहाँ के ये राजा थे? शुंग, वाकाटक, शक या कुषाण? तो जो राजा थे वासुदेव प्रथम, तो ये किसके, ये कुषाण वंश के राजा थे। किसके? कुषाण वंश के ये राजा थे। अगर हम बात करें कुषाण वंश का संस्थापक, तो ये था कुजुल कटफिसेस। क्या? कुजुल कटफिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। और इसका सबसे महान शासक कौन पूछा जाता है? ये है कनिष्क। कौन? कनिष्क है। फिर शुंग, तो इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। वाकाटक का विंध्य शक्ति। और शक का राजा माऊस। राजा माऊस या राजा मेओस इनको कहा जाता है। क्या? राजा माऊस या राजा मेओस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? एक पत्रजीवी पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का, तो ये कारण है समानांतर शिरा विन्यास। क्या? समानांतर शिरा विन्यास। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें हमने पिछले सालों के क्वेश्चन पढ़े। यहाँ पर जो हमने पढ़े थे 11 सितंबर 2024 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों, और ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं लिए गए, ये क्वेश्चन जो है तो एसएससी सीजीएल ने पूछे थे। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, और हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।